से ही आप उसको इनेबल करके चलिएगा, नहीं तो आप आगे चल के इनेबल नहीं कर पाओगे। तो ये सब कुछ फीचर्स होते हैं जो स्टार्टिंग से ही आपको रखने होते हैं। जैसे परचेज अकाउंट है, उसके बाद आपका मल्टीपल ब्रांच है, देन आपका कि जो जीएल अकाउंट जो होगा वो आइटम ग्रुप वाइज होगा कि वेयर हाउस वाइज होगा। तो ये सब इनिशियल सेटिंग, वन टाइम सेटिंग है, उसके बाद आप कर नहीं पाएंगे अगर एक बार ट्रांजेक्शन हो गया तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, ठीक है। तो हमने डॉक्यूमेंट सीरीज ऑलरेडी बना रखा था, डॉक्यूमेंट नंबरिंग आपको लास्ट डे में बता दिया था कि कैसे डॉक्यूमेंट नंबरिंग बनेगा। अब आज हम स्टार्ट करते हैं परचेज साइकिल के। आज हम लोग परचेज में ब्लैंकेट से शुरू करेंगे एंड जीआरपीओ तक आएंगे, कोशिश करेंगे जीआरपीओ तक आने का, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे एपी इनवॉइस और ये डेबिट मेमो, और इस एपी इनवॉइस करेंगे, फिर इसका आउटगोइंग पेमेंट करेंगे, फिर उसके बाद एपी डेबिट मेमो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं परचेज रिक्वेस्ट। परचेज ब्लैंकेट एग्रीमेंट नेक्स्ट टाइम बाद में बनाएंगे, पहले हम परचेज रिक्वेस्ट बनाते हैं। परचेज रिक्वेस्ट इज ऑल्सो नोन एज इंडेंट। आप इंडस्ट्री में किस नाम से जानते हैं इसको? इंडेंट के नाम से जानते हैं। अब ये परचेज रिक्वेस्ट कहाँ से आएगा? तो देखिए सिंपल सी बात है, परचेज रिक्वेस्ट किसी भी डिपार्टमेंट से आ सकता है। हमारी कंपनी है, नंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट है, उसको कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, उसके पास नहीं है तो रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, किसको देगा? वो सेंड करेगा किसको? वो भेजेगा परचेज डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो दैट इज नोन एज परचेज रिक्वेस्ट, और इसी को इंडस्ट्री में क्या बोलते हैं? इंडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं यूजर, जो भी यूजर होगा उसका नाम आ जाएगा ना, ठीक है। उसका रिक्वेस्ट करने वाला का नाम आ गया, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट का है, जैसे मैंने अभी जनरल में बना रखा है, अगर वो फाइनेंस का होगा तो फाइनेंस का होगा, यदि वो आपका इन्वेंट्री का मैनेजमेंट का होगा तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, प्रोडक्शन का होगा तो प्रोडक्शन, XYZ जिसका होगा उसका यहाँ पे डिपार्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट सीरीज जो भी आपने बना रखा होगा वो डॉक्यूमेंट सीरीज दिखाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डेट की पोस्टिंग डेट, जिस डेट में आप रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो, ये रिक्वेस्ट कब तक वैलिड होगा वो डेट, ठीक है। 1 मंथ जा रहा है, बट मैं इसको चेंज कर रहा हूँ क्योंकि 31 के बाद आपका सेशन क्लोज होने वाला है, इसीलिए मैं इसको 31 तक ही रखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में भी आप ले जा सकते हैं लेकिन उसका मीनिंग नहीं है, तो इसीलिए इसको 31 तक रख दिया, ठीक है। अब ये देखिए इसमें 3 डेट दिखा रहा है, पोस्टिंग डेट, वैलिड डेट एंड डॉक्यूमेंट डेट। पोस्टिंग डेट क्या होता है? जिस डेट में आप एंट्री कर रहे हैं, जिस डेट में आप रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो हो गया। वैलिड माने कब तक ये डॉक्यूमेंट वैलिड रहेगा वो। एंड डॉक्यूमेंट डेट क्या है? डॉक्यूमेंट डेट वो डेट है जिस डेट में आपने परचेज जनरेट किया वो ही जाएगा इसमें, ठीक है। परचेज रिक्वेस्ट जो जनरेट किया, अगर दूसरे केस पे जाएंगे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेड डिफरेंट होता है कि वेंडर से आता हो, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, आप ही जनरेट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट क्या होगा, पोस्टिंग डेट डॉक्यूमेंटेड सेम ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहें, अगर आप यूजर को चाहे तो बताना चाहते हैं कि परचेज डिपार्टमेंट को किस बेस पे आप परचेज, तो यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप मर्ज कर इसमें आप यानी कि कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन ऑर्डर कोई आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि इस प्रोडक्शन ऑर्डर के बेस पे ये मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है, तो आप यहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर को मैप कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी प्रोडक्शन ऑर्डर बने होंगे वो प्रोडक्शन ऑर्डर यहाँ पे दिख जाएंगे आपको, ठीक है। और उसके बेस पे आप इसको ये देखिए मैंने परचेज ऑर्डर किया, मैं प्रोडक्शन ऑर्डर इसमें टाइप, लेकिन प्रोडक्शन तो अभी बना नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें प्रोडक्शन ऑर्डर भी नहीं देगा। परचेज ऑर्डर, गुड्स ARP इनवॉइस, उसके बाद आपका गुड्स इशू, गुड्स रिसीव एंड इन्वेंट्री काउंटिंग, ये है प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है। तो आप कोई प्रोडक्शन ऑर्डर है जिसके बेस पे कुछ मटेरियल रिक्वायरमेंट है तो आप उसको यहाँ पे मैप कर सकते हैं। अभी तक इस सिस्टम में क्योंकि आपका नया डेटाबेस है, अभी तक प्रोडक्शन हमने डाला नहीं है तो इसीलिए वो नहीं बना रहा। तो यहाँ पे रेफरेंस डॉक्यूमेंट में आप किसी जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे ये रिक्वायरमेंट है उसको आप लिंकअप कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई पूछ रहा है कि क्या होगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आप स्टेट बता सकते हैं कि कहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई, मैंने कि आप जो मांग रहे हैं वो आप डालना चाहे तो डालिए, नहीं तो परचेज वाला अपना डालेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई जैसे नोएडा है या यूपी है तो आप यूपी डाल दीजिए इसमें, ठीक है। कहाँ पर आएगा मटेरियल? यूपी में आएगा, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक है।
तो ये चीज़ें ऑप्शन आपको रखना है तो रखें, नहीं रखना है तो कोई बात नहीं। अब इसमें पूछा है कि रिक्वायर्ड डेट, कब आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो जो डेट, जिस डेट में आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है, जो आप रिक्वेस्ट दे रहे हैं, किस डेट के लिए दे रहे हैं, तो वो डेट आप डाल देंगे। ऑब्वियस सी बात है, सेम डेट नहीं होगा जिस डेट में पोस्टिंग बन रहा है, डिफरेंट डेट होगा इसका। कि रिक्वायर्ड डेट जो हो सकता है 20 हो सकता है, यानी कि उससे आगे ही हो सकता है, पीछे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो डेट डाल देंगे। अब यहाँ पे आप आइटम सेलेक्ट करेंगे, कौन कौन सा आइटम आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो आइटम आपको रिक्वायर्ड है उस आइटम को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। मैंने कंट्रोल लगाया, जितने आइटम थे या शिफ्ट के साथ मैंने एक ही बार सेलेक्ट किया तो सारे आइटम हमारे जितने होंगे उतने आ जाएंगे। तो मैंने ये यहाँ पे सेलेक्ट किया कि ये 4 आइटम मुझे रिक्वायर्ड है, कुछ प्रोडक्शन करनी है। इस पर रिक्वायर्ड डेट जो आपने यहाँ पे डाला था बाय डिफॉल्ट अपने आप 23 आ गया। अब इसमें क्या है कि आप इसमें वेंडर दे सकते हैं कि किस वेंडर, पार्टिकुलर वेंडर से, अगर सपोज दैट ये मटेरियल आपको किसी पार्टिकुलर वेंडर से रिक्वायर्ड है तो आप उस वेंडर को भी मैप कर सकते हैं। परचेज डिपार्टमेंट को आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि मुझे ये आइटम इसी वेंडर से चाहिए। जैसे होता है ना, ये भाई कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है तो पार्टिकुलर हमारा जो सप्लायर है वही है, तो उसी से आना चाहिए, तो उस केस में आप यहाँ पे मैप कर सकते हैं, ठीक है। ये वेंडर से ही हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो क्या होगा, परचेज डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन चला जाएगा कि ये मटेरियल हमें इसी वेंडर से मंगानी है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं डालिए, नहीं डालना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए। तो अगर किसी इंडस्ट्री में प्रैक्टिस होता है तो वो इस वेंडर को सिलेक्ट करके यहाँ पे डालें। अब रिक्वायर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी कितना रिक्वायर है वो क्वांटिटी आपको डालनी। ये हाउस 100 है, ये हमारा 130 है, ये हमारा 150 है, ठीक है। जितनी रिक्वायरमेंट है उस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट को वो अपनी रिक्वायरमेंट क्वांटिटी इसमें डाल देगा। अब रही इन्फो प्राइस, इन्फो प्राइस कहने का मतलब कि एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, एक अप्रॉक्स वैल्यू आपको अगर पता है तो वो डाल दीजिए, नहीं पता है तो आप इसको ओपन छोड़ सकते हैं, आप इसमें कुछ नहीं डाल सकते, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, अगर आपको डालना है डालिए, फिर परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो अपने अनुसार उस प्राइस को वो फिक्स करेगा, ठीक है। ये डाल दिया इन्फो प्राइस के बाद। अब यहाँ पे टैक्स कोड आ रहा है, तो टैक्स कोड आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन टैक्स कोड क्या है आपका, ये यहाँ पे आएंगे तो देखिए टैक्स कोड डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे। तो इसमें हमने शायद टैक्स डिटर्मिनेशन किया था या नहीं किया था, आइटम कोड के साथ ही आना चाहिए था, या आइटम कोड पे हमने मैप नहीं कर रखा है। 1 मिनट रुकिए, ऑटोमेटिकली आना चाहिए था इसमें टैक्स कोड। जैसे ही हम आइटम सेलेक्ट करेंगे हमारा टैक्स कोड अपने आप आता कि ये आइटम कितनी, जितना परसेंट का होगा उस हिसाब से वो टैक्स कोड उठा के लाएगा। यहाँ पे देखिए 18% पड़ा हुआ है, तो सिस्टम को खुद रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, यहाँ पे ये दिल्ली आ रहा है, ठीक है। ये लोकेशन के बेस पे, क्योंकि लोकेशन हमने दिल्ली रखा है, दिल्ली के बेस पे अपने आप इसको उठाना चाहिए था। देखते हैं इसमें क्यों नहीं ले रहा है, देख लेंगे। टैक्स कोड डिटर्मिनेशन हो सकता है छूटा होगा, तो वो कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आइटम के बेस पे आएगा। यहाँ पे आप टैक्स कोड भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज दैट किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये नहीं पता है कि कितनी टैक्स लगती है, ऑब्वियस सी बात है अकाउंट डिपार्टमेंट को ही पता रहता है, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि ये आइटम इतने परसेंट का है तो आप ये टैक्स कोड लगा दीजिए, ठीक है। इसको लगाने के बाद आप इसको ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, इंडियन वेयर हाउस इज नॉट असाइन टू द सेम ब्रांच। इसमें जो वेयर हाउस जा रहा है वो सेम ब्रांच को नहीं है। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि वेयर हाउस कौन सा है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे वेयर हाउस दे लेंगे, WHSE लिखिए, ये देखिए ये आ गया आपका वेयर हाउस। अब इसमें चेक कीजिए कि कौन सा वेयर, ये 01 बाई डिफॉल्ट आता है, तो 01 को हटा दीजिए, ये सिस्टम का बाई डिफॉल्ट है। ऑब्वियस सी बात है, मटेरियल हमारा क्या है, रॉ मटेरियल है, तो यहाँ पे वेयर हाउस क्या होगा, रॉ मटेरियल वेयर हाउस होगा। अब इस वेयर हाउस पे भी एक लोकेशन जाता है, ठीक है। अब वो लोकेशन आपको देखना है कि दिल्ली का है कि गाजियाबाद का है। तो इसमें देखिए ये दिल्ली का है, CSD LN दिल्ली है, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर दिए तो आपका इंडेंट बन जाएगा। देयर इज नॉट असाइन टू द सेम ब्रांच, वेयर हाउस इस ब्रांच को असाइन नहीं है, तो आपको ये CDH प्राइवेट लिमिटेड ये ब्रांच जो है, ये आई थिंक, अच्छा CDH ब्रांच को नहीं है, हमने ले रखा है यहाँ पे दिल्ली, ये गाजियाबाद ब्रांच, और यहाँ पे ऊपर जो आ रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली आ रहा है, क्योंकि मैंने शायद पिछली अभी को सिलेक्ट किया था।
वो यूपी कर तो दिया था हमने। लोकेशन वेयर हाउस के बेस पे आ रहा है, तो हमें ये देखना होगा, ये दिल्ली लोकेशन आ रहा है। अच्छा, इसमें जो लोकेशन है दिल्ली वो 07, यहाँ देखिए 07 आ रहा है, तो इसीलिए चेंज करने का नहीं दे रहा। तो हमें एक गाजियाबाद वेयर हाउस गाजियाबाद के लिए बनाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, इसको आप चेंज कर लीजिए, ब्रांच ही चेंज कर लीजिए। ब्रांच चेंज करने के लिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आके ऐसे जब सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए अभी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ये ले रखा है, अब आप बाय डिफ़ॉल्ट दिल्ली ले लीजिए, सेट है दिल्ली। अब जो भी आप काम करेंगे वो दिल्ली ब्रांच में होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐड करके देखता हूँ इसमें ब्रांच असाइन कर रखा है दिल्ली या नहीं, ये चेक कर लेता हूँ। CDSD ब्रांच ठीक है, सही है, ये अकाउंट ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं करके क्या कहता है। नॉट एड ट्रांजेक्शन नंबर सीरीज असाइन टू, अच्छा, इसके लिए ये जो डॉक्यूमेंट सीरीज बना हुआ है इसमें नंबर सीरीज हमने ओनली गाजियाबाद वाले को दे रखा है, तो इसीलिए नहीं बनने दे रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट नंबरिंग में आएंगे, डॉक्यूमेंट नंबरिंग में आके मैं एक सीरीज बनाऊंगा दिल्ली वाले के लिए, ठीक है। तो ये है आपका परचेज रिक्वेस्ट, इसमें देखिए परचेज रिक्वेस्ट के नाम से होगा। यहाँ है परचेज रिक्वेस्ट, ये देखिए ये है परचेज रिक्वेस्ट। इसमें देखिए मैंने सिर्फ गाजियाबाद ब्रांच के लिए ही सीरीज बनाया है, तो मुझे दिल्ली ब्रांच के लिए बनाया, तो मैंने इसको एड रो करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं नाम दे दूँगा IND, ये है आपका IND एंड इसको कर देता हूँ DDD दिल्ली, ठीक है। और ये स्टार्ट कहाँ से होगा, अब ये देखिए 1 से लेके 100 तक बना हुआ है, तो ये स्टार्ट होगा 101 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और मैं इसको 200 तक बना देता हूँ। अब इसको प्रीफिक्स में तो सेम ही डाल सकते हैं, IND डाल दिया, ठीक है, स्लैश लगा दिया, देन स्लैश 23 24, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे ब्रांच में असाइन कर दूंगा ये दिल्ली। तो ये डॉक्यूमेंट सीरीज बन गया किसके लिए, दिल्ली ब्रांच के लिए। अभी जो डॉक्यूमेंट सीरीज जो बना हुआ किसके लिए है, गाजियाबाद ब्रांच के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं कौन सेलेक्ट कर रहा हूँ, दिल्ली ब्रांच ले रहा हूँ, तो इसीलिए ये बनने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली क्या करना होगा, गाजियाबाद ब्रांच के जगह पे दिल्ली वाली ब्रांच का लेना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी टेबल कर लेता हूँ, और इसको बंद करके फिर जब खोलूँगा तो जो मैंने अभी सीरीज बनाया है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मुझे उसको क्लोज करना पड़ा, पहले से नहीं बना हुआ था। तो मैं परचेज रिक्वेस्ट खोलता हूँ फिर से। अब जैसे ही मैं परचेज रिक्वेस्ट ओपन करूँगा, देखिए INDD 101 पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आइए, और यहाँ पे आने के बाद Ctrl V कर दीजिए, जितना भी आपका टेबल पहले बना हुआ था वो सारे सारे कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेम डेटा आ गया। अब आप इसको ऐड कर दीजिए तो आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रिक्वायर्ड डेट नहीं डाला मैंने, तो मैं 20 का डेट डाल देता हूँ, 2003। डेट डेविएटेड फ्रॉम परमिसेबल, अच्छा ये अप्रैल में जा रहा है, तो ये अप्रैल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि सेशन क्लोज हो रहा है ना, तो इसीलिए। तो 03 एंड ये डाल दिया, अब ये बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, परचेज रिक्वेस्ट बन गया। आपको पता होना चाहिए कि परचेज रिक्वेस्ट पे कोई भी अकाउंट इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी अकाउंटिंग नहीं होता है, जस्ट एक प्रकार का रिक्वेस्ट है कि मुझे ये मटेरियल चाहिए पार्टिकुलर थिंग्स के लिए और मुझे आप मंगा के दो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ये जनरेट करते हैं।
अब रही बात कि इसी परचेज रिक्वेस्ट से आप आगे चाहे तो डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अब यहीं पे जैसे कि आपने यहाँ से कॉपी टू कर दिया परचेज कोटेशन, आप डिफरेंट डिफरेंट वेंडर से कोटेशन बना सकते हैं। यहाँ से जनरेट द डॉक्यूमेंट फर्स्ट, अच्छा डॉक्यूमेंट कोटेशन का नहीं बना हुआ तो कोटेशन का डॉक्यूमेंट सीरीज मांग रहा है। ये देखिए कोटेशन आपसे ओपन नहीं हो रहा है, या तो गया डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पार्टिकुलर वेंडर, अब यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट वेंडर को डाला था। यहाँ जो आप देख रहे हैं इस रिक्वेस्ट में नंबर्स ऑफ वेंडर थे, जो मैंने इंडेंट बनाए थे यहाँ पे नंबर्स ऑफ वेंडर थे। कोई V0011 है, V0010 है, V003 है। तो उस केस में क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट अगर वेंडर है तो आप यहाँ से बना नहीं सकते, तो उस केस में आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। तो परचेज कोटेशन पे आएंगे और डिफरेंट डिफरेंट वेंडर को हम कोटेशन सेंड करेंगे। तो मैं एक वेंडर पहले सेलेक्ट किया, ठीक है, जो 11 था उसमें वो मैंने इसको सेलेक्ट किया 11 को, ठीक है, और इसको चूज कर लिया। जैसे ही चूज किया देखिए ये कॉपी फ्रॉम आ गया। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे परचेज रिक्वेस्ट। तो इसके नाम से जितने भी रिक्वेस्ट बने हुए थे, देखिए 101 जो बने थे वो 2 आइटम यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे किया एंड फिनिश कर लिया। जैसे ही फिनिश किया ये देखिए जितने भी आइटम थे ये आ गया। अब जितने ये 4 आइटम जो हैं वो इस वेंडर के नाम पे तो नहीं थे, मात्र 2 ही आइटम थे। एंड 2 आइटम क्या था, किसी और वेंडर के नाम जो थे। यहाँ पे देखिए ये क्या था, 2 फर्स्ट वाला और 2 किसी और के नाम पे। लेकिन इस केस में क्या है, क्योंकि इसमें वेंडर ये भी अवेलेबल है तो चारों के चारों आइटम इसमें उठ के आ गए। किसके लिए, टू क्रिएट द परचेज कोटेशन, ठीक है। तो परचेज कोटेशन अगर बनाना है तो हम एक आइटम का तो कोटेशन मांगेंगे नहीं, तो हम चारों आइटम का कोटेशन मांगे, तो इसीलिए आ गया। आप इसमें चाहे तो चारों आइटम का कोटेशन आप मांगिए, उससे कोटेशन ये वेंडर से मांग सकते हैं, या फिर 2 आइटम का मांगना है तो ये 2 आइटम को आप यहाँ से डिलीट कर, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आके डिलीट कर देंगे। नहीं आप चाहते हैं कि हम सारे आइटम कोटेशन मांगेंगे तो कोटेशन तो आप वेंडर से मंगा लीजिए, आप उसको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कोटेशन डेट क्या होगा, ठीक है। तो कोटेशन डेट जिस डेट में हम लोग बनाया, पोस्टिंग डेट अंटिल रिक्वायर्ड, तो जिस डेट में हम लोग बनाते हैं वही कोटेशन डेट होगा। तो यहाँ पे हम कोटेशन डेट डाल देंगे 18, जो आज का डेट है, ठीक है। जो आज कोटेशन हमने भेज दिया, हमें मिल गया है, तो वो कोटेशन डेट है। कोटेशन कौन देगा, कोटेशन देगा वेंडर। हम कोटेशन मंगाते हैं, हमें कुछ खरीदना है तो हम वेंडर से कोटेशन मंगाते हैं, ना कि वेंडर को हम कोटेशन देते हैं। तो जो वेंडर हमारा कोटेशन देगा उसी कोटेशन को हम यहाँ पे एंट्री करेंगे सिस्टम, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि रिक्वायर क्वांटिटी इतना है, कोटेड क्वांटिटी कितना है, तो कोटेड क्वांटिटी आप डिफाइन कर दीजिए 100, 130। अगर आपको कोटेड क्वांटिटी ज़्यादा दिया है तो ज़्यादा इसमें डालिए, ठीक है। उसकी यूनिट प्राइस आप डाल दीजिए कोटेशन पे कितनी है, इसकी 100 है और इसकी आपका 160 है। तो इस तरह से हमने कोटेशन प्राइस डाल दिया। कोटेशन प्राइस डालने के बाद अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड डेट, डॉक्यूमेंट डेट ऑलरेडी फिक्स है। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड डेट हो गया, ठीक है। अब इसको करने के बाद आप इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ और है, वेंडर रेफरेंस नंबर। ये वेंडर रेफरेंस नंबर क्या होता है, जो वेंडर ने कोटेशन भेजा है आप क्या कर रहे हैं, उस कोटेशन की पोस्टिंग कर रहे हैं, किसमें, सैप में कर रहे हैं। तो उस डॉक्यूमेंट का कोई पर्टिकुलर नंबर होगा, वो वेंडर रेफरेंस नंबर आपको, वेंडर का जो कोटेशन होगा वो यहाँ पे आपको इंटर करना है कि ये है वेंडर के उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का जिसपे उसने इन 2 आइटम का कोटेशन भेजा है, ठीक है। तो इसको आप ऐड करेंगे तो आपका कोटेशन बनके डमरी सीजिंग, अच्छा डमरी सीज माने कि सिर्फ एक ही ब्रांच को दे रखा है जो गाजियाबाद है, दिल्ली को नहीं है। तो ये दिल्ली ब्रांच का चल रहा है, यही बोल रहा है कि आपको दिल्ली ब्रांच की बनानी पड़ेगी। तो बना लेते हैं कोटेशन, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, उसके बाद आपका परचेज कोटेशन। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक गाजियाबाद ब्रांच को ही बना हुआ है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे न्यू। अब ये इसको हमें 100 पे क्लोज करना होगा, नहीं तो ये आगे बनने नहीं देगा और ओपन रखेंगे। और हम इसको 101 से चला लेते हैं, ठीक है। इसको 200 पे हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देंगे इसको दिल्ली ब्रांच को असाइन कर देंगे और इसको अपडेट कर देते हैं।
ये हमारा हो गया, ठीक है। अब परचेज रिक्वेस्ट हमारा हो गया था। अब हम लोग देखते हैं कोटेशन का। तो कोटेशन अब अभी आपने बनाया तो ये अपडेट लेगा नहीं, तो अपडेट नहीं लेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे देखेंगे तो एक ही डॉक्यूमेंट सीरीज दिखा रहा है और मैनुअल दिखा रहा है। तो हमें इसको कॉपी करनी है, कॉपी टेबल, ठीक है। इसको बंद कीजिए और फिर से आप बनाइए। ये आ गया कोटेड डेट, हम आज का डाल देते हैं, कोटेशन डेट 18। क्वांटिटी हो गया, ठीक है। कोटेड क्वांटिटी कितना, क्वांटिटी रिक्वायर क्वांटिटी कितना है, तो कोटेड क्वांटिटी कितना है वो वैल्यू डाल देंगे। हो सकता है 100 की जगह पे 110 हो, 130 की जगह पे 140 हो, तो जो एक्चुअल कोटेड क्वांटिटी होगा, जो कोटेशन पे होगा, वही क्वांटिटी हम इसमें डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया कि 150 और यहाँ पे डाल दिया 170। जितना कोटेड क्वांटिटी होगा वो डाल देंगे, उसकी यूनिट प्राइस डाल देंगे कि 100 रुपीज़ है, इसका मैंने डाल दिया 200 रुपीज़ है, इसका डाल दिया 300 रुपीज़ है, ठीक है। तो जो एक्चुअल प्राइस होगा वो उसमें डाल देंगे। इसको डालने के बाद अब हम ऐड करेंगे, तो हमारा क्या होगा कोटेशन। उससे पहले आपको वेंडर रेफरेंस डालना है कि उसने जो कोटेशन भेजा है वो कौन सा कोटेशन है, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो ये आपका कोटेशन बन के कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अभी एक वेंडर से आपने कोटेशन मंगाया, आप क्या करेंगे, जब भी कोई चीज़ परचेज करना होगा तो नंबर्स ऑफ वेंडर से आप मंगाते हैं, ठीक है। पहले कोटेशन मंगाएंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे, तब तो फाइनल करेंगे। तो अब दूसरा कोटेशन मैं बनाता हूँ, वो दूसरे जो आप देखिए परचेज रिक्वेस्ट पे 2 वेंडर थे, 11, 10 और 3। तो अब मैं 10 से मंगाता हूँ कोटेशन। तो 10 का फिर मैं कहूँगा कि कोटेशन बनाओ, कोटेशन भेजेगा जो वेंडर 10 है वो, फिर हम क्या करेंगे, उसका कोटेशन की पोस्टिंग यहाँ पे करेंगे। तो मैंने टैब किया, टैब करने के बाद यहाँ से वेंडर 10 को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद कॉपी फ्रॉम परचेज रिक्वेस्ट, बस एक ही रिक्वेस्ट से ये चल रहा है सारा काम, ठीक है। जो रिक्वेस्ट मैंने शुरू में बनाया था, ये देखिए सारे आइटम आ गए। और डेट डाल दीजिए इसमें, और इसकी यूनिट प्राइस डाल दीजिए। तो यूनिट प्राइस जब डालेंगे तो इसका मानने लगेगा 200, इसका डाल दिया 160, ठीक है। इसका डाल दिया मैंने 150 और इसका डाल दिया 120, ठीक है। इसको करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन देता है, एड एंड न्यू है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, देखेंगे एड एंड व्यू। अगर एड एंड व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट है ऐड हो जाएगा और ये दिखता रहेगा। यहाँ पे मैं रेफरेंस डाल देता हूँ 1432, ठीक है, एंड 5। तो ये भी दिखता रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, ऐड एंड व्यू। Group number already in use. Do you want to use in any way? If you want to use a different group, choose number. ये बन गया। तो ये बन गया आपका परचेज कोटेशन 2। अब एक और कोटेशन मैं बनाता हूँ, फिर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कैसे कंपेयर करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है।
सेम उसी तरह से फिर हम डेट डाल देंगे इसमें, कोटेशन डेट की किस डेट में कोटेशन गया है। उसके बाद एक और क्वांटिटी है, वेटेड क्वांटिटी डाल दीजिए। इस तरह से हम इसकी यूनिट प्राइस डाल दिए। और यूनिट प्राइस डालने के बाद इसके वेंडर रेफरेंस नंबर डाल दीजिए इसमें। ये आपका 3 कोटेशन बन गया। अब आपको कोटेशन कंपेयर करना है, तो अब क्या कीजिए, यहाँ पे आइए, राइट क्लिक करिए और देखिए परचेज कोटेशन कंपैरिजन रिपोर्ट। अब यहाँ तक बताइए किसी को कोई डाउट हो परचेज रिक्वेस्ट इंडेंट बनाने में और कोटेशन बनाने में, तो बताइए। हाँ सर। आशीष, राकेश जी, कंटिन्यू कर लीजिए, नहीं कंटिन्यू कर लीजिए। अब क्लियर इसका, है सर। हाँ, कोटेशन जब बना लेंगे हम, अब हम इसको कंपेयर करेंगे। मेन चीज़ यहाँ पे है, ये कंपैरिजन रिपोर्ट। अब यहाँ पे आएंगे परचेज कोटेशन कंपैरिजन रिपोर्ट पे, तो ये तीनों वेंडर वो कंपेयर करेगा आपको आइटम बाय। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन देगा, ग्रुप बाय वेंडर, ग्रुप बाय आइटम, ग्रुप बाय परचेज कोटेशन, ठीक है। तो तीनों ही तरह से देंगे। अभी क्या दे रहा है आपको, ग्रुप बाय आइटम। तो आइटम का इसने ग्रुपिंग बना दिया है, ठीक है, कि जो RM0012 है इसको तीनों वेंडर से कंपेयर कराया है कि ये जो 10 है, 3 है, ये है। तो देखिए ये रेड वाला जो क्वांटिटी ये दिखा रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो वेंडर है ये हमें सबसे चीपेस्ट प्राइस पे दे रहा है 120 रुपीज़ का, ठीक है। तो उसने बता दिया कि कंपनी में जो रेड हाईलाइटेड है सभी आइटम, वो यानी कि सबसे, हमारा कोटेशन जो है वो दिखा रहा है कि सबसे चीपेस्ट जो है रेड हाईलाइटेड है। हमारे पास कितने आइटम थे, हमारे पास जितने भी आइटम थे, आपके पास 12 थे, 13 थे, उसके 4 आइटम थे, 14 एंड 15, 4 आइटम थे, ठीक है। तो अब देखिए सबसे बेस्ट प्राइस जो है किसका है, ये वेंडर 10 का है इस आइटम के लिए, ठीक है, जो RM12 है उसके लिए। अब ये बोल रहा है कि RM13 जो है वो बेस्ट प्राइस कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें, वो भी 10 ही कर रहा है। अब उसके बाद जब आप आएंगे तो RM14, दोनों ही केस में अगर देखें तो RM14 का जो 10 प्राइस दे रहा है वही हमारा 3 भी दे रहा है। तो बेस्ट प्राइस दोनों ही हमें सेम ही प्राइस प्रोवाइड कर रहा है, तो बेस्ट प्राइस ये है, ठीक है। एंड जो 15 है वो बेस्ट प्राइस कौन दे रहा है, 11 दे रहा है। तो इस कंपैरिजन से क्या पता चलता है कि आपको ये पता चल जाएगा, कोटेशन को एक एक कोटेशन देखने की जरूरत, अगर सिस्टम में पड़ गया तो कोटेशन एनालिसिस से आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा आइटम किस वेंडर से हमें बेटर होगा लेना, ठीक है। तो इस तरह से आप आइटम ग्रुपिंग करके देख सकते हैं। आप अगर ग्रुप वाइज वेंडर करेंगे तो वेंडर वाइज आपका ग्रुपिंग हो जाएगा। तो जैसे आपका आइटम ग्रुप वाइज है वैसे आपको वेंडर से दिखेगा कि किस वेंडर का सबसे। अब ये देखिए ये वेंडर सबसे चीपेस्ट हमें कौन सा प्रोवाइड कर रहा है, जो 15 वाला है। ये जो वेंडर 10 है वो कौन सा आइटम प्रोवाइड कर रहा है, जो हमारा ये मटेरियल 12 वाला है। और जो ये वेंडर है ये कौन सा मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है हमारा ये वाला मटेरियल। तो आप इस तरह से वेंडर ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो तीनों वेंडर में माने कि कौन कौन सा वेंडर किस आइटम को सबसे चीपेस्ट रेट पे दे रहा है वो बता रहा है। अगर आपने ग्रुप बाय परचेज कोटेशन कर लिया तो कोटेशन नंबर वाइज आएगा, जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो होते हैं परचेज कोटेशन नंबर। आप देखिए यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे 101 हमने बनाया था, 102 बनाया था, 103 कोटेशन बनाया था, तो कोटेशन नंबर वाइज आया। ये कोटेशन नंबर 1 से जो आया है आपका ये मटेरियल फर्स्ट वन,
वो सबसे चीपेस्ट है, सबसे बेटर प्राइस पे दे रहा है। जो 102 में जो आया है वो ये बेटर प्राइस दे रहा है, 103 में जो आया है वो ये दे रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोटेशन को कंपेयर करके आपकी जो नीड्स है, जो आप मटेरियल मंगा, क्योंकि ये कौन करेगा, ये करता है परचेज डिपार्टमेंट। जो परचेज डिपार्टमेंट होगा वही कोटेशन कंपेयर करता है। आपने जैसे इंडियन डाल दिया, इंडियन डालने के बाद वो क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट वेंडर से कोटेशन मंगाएगा। कोटेशन मंगाने के बाद हमें क्या करना है, सिस्टम में फीड करना है, पोस्टिंग करनी है। जब पोस्टिंग हो गया तब वो क्या करेगा, कंपेयर देखेगा, कंपेयर करके वो देखेगा कौन सा वेंडर हमारा बेटर यानी कि डील दे रहा है, उस डील के बेस पे वो इस चीज को आगे प्रोसीड करेगा। क्लियर है यहाँ पे? तो ये था आपका परचेज कोटेशन। ठीक है, एक मैंने ये एग्रीमेंट छोड़ा है, इस एग्रीमेंट को भी देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग परचेज ऑर्डर पे। अब एग्रीमेंट की क्या जरूरत होती है, देखिए इंडस्ट्री में क्या होता है, हमें आपको अगर कोई चीज़ खरीदना होता है, जाते हैं मार्केट से परचेज करके ले आते हैं, लेकिन ऐसा इंडस्ट्री में डे टू डे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री को अगर चलाना है तो उसकी जो नीड्स होगी वो लॉन्ग टाइम की होगी। अगर वो प्रोडक्शन कंपनी है, प्रोडक्शन कर रही है, तो वो क्या करेगी, मटेरियल जो परचेज करेगा तो उसको लॉन्ग टाइम होगा। अगर उसे कोई रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है या फिर कोई आईसी रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है जो प्रोडक्शन कर रही है, तो उस केस में क्या करेगा कि उसको कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड है, तो वो क्या करता है, पार्टिकुलर वेंडर के साथ जो उसको सप्लाई करता है उसके साथ एक एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट क्या बनता है कि मेरी इतनी रिक्वायरमेंट है और कमिंग 6 मंथ तक आप मुझे इतनी क्वांटिटी आप हमें प्रोवाइड करोगे, या कमिंग 1 ईयर तक आप मुझे इतनी क्वांटिटी प्रोवाइड करोगे। तो उस दोनों ही कंपनी जो आपके आपके साथ और आपकी जो आपका जो वेंडर है उसके साथ, दोनों के साथ क्या होता है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, तो उसकी पोस्टिंग सिस्टम में जो होना है वो यहाँ से होगी। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए कीजिए। ठीक है, और ये सारे ही क्या है, आपका परचेज एग्रीमेंट है, परचेज ब्लैंकेट एग्रीमेंट है, या फिर आपका कोटेशन है, ये सब क्या बेस डॉक्यूमेंट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं मतलब कि नहीं भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये बेस डॉक्यूमेंट कंसीडर होता है। यहीं से आपका, इसी डॉक्यूमेंट के बेस पे आपका परचेज ऑर्डर बनेगा, इसी डॉक्यूमेंट के बेस पे आपका एमआरएन बन जाएगा, यानी कि जीआरपीओ बनेगा। यदि कोटेशन आप यूज करना चाहते हैं तो 3 से हमने कोटेशन निकाला, जो दोनों में तीनों में कंपेयर का जो बेटर होगा उससे आप फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है। तो सबसे पहले एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट बनाने के लिए आपको उस पार्टिकुलर वेंडर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने ये किया कि इस वेंडर को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस वेंडर के साथ हमारा कोटेशन बन रहा है। अब ये जो एग्रीमेंट है, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट होगा उसका कुछ नंबर होगा, वो नंबर आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। ठीक है, अब ये इस एग्रीमेंट का लास्ट डेट क्या है वो डेट हम डाल देंगे, जैसे मैं डालता हूँ अभी 31 मार्च। ठीक है, अब अगर ये एग्रीमेंट, जो आपका एग्रीमेंट हो रहा है, उस बिजनेस पार्टनर का कोई प्रोजेक्ट है या आपकी किसी प्रोजेक्ट से लिंकअप हो रहा है, तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट कोड को लिंकअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन आपको डालना है इसके बारे में, तो वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब एग्रीमेंट टाइप क्या है, 2 तरह के एग्रीमेंट हो गए, एक तो जनरल हो गया, एक स्पेसिफिक जो कॉन्फिडेंशियल होगा वो होगा। तो आपको डिसाइड करना है कि किस तरह का आप एग्रीमेंट बना, जनरल बना रहे हैं या स्पेसिफिक बना रहे हैं। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए पेमेंट टर्म, कुछ पेमेंट टर्म्स अगर है 45 डे 30 डे, तो वो पेमेंट टर्म्स हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। पेमेंट मेथड क्या है तो इसमें नहीं बना रखा है, अगर आप बाई अकाउंट में आप कर रहे हैं कि कैश कर रहे हैं, जो भी आप मेथड डिफाइन करेंगे यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। शिपिंग टाइप क्या है, जो मटेरियल जो आएगा वो किस तरह से बाई रोड आएगा, बाई एयर आएगा, वो चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद जो स्टेटस आपको ड्राफ्ट दिख रहा है, इस ड्राफ्ट को हम कर देंगे अप्रूव। ठीक है, अगर आप इसको अप्रूव नहीं करेंगे तो डॉक्यूमेंट क्या होगा, जो एग्रीमेंट होगा ओनली ड्राफ्ट में बनेगा, डॉक्यूमेंट कन्वर्ट नहीं होगा। ड्राफ्ट में आप इसको सेव करके रख सकते हैं। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, जिस आइटम के लिए एग्रीमेंट बनाए उस आइटम को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सपोज दैट यहाँ पे मैंने कुछ आइटम को, आर्यन मटेरियल को मैंने सेलेक्ट कर लिया कि इसके लिए हमारा एग्रीमेंट बन रहा है। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, इसको, इतने आइटम को मैंने दिखा दिया कि इन सारे आइटम का हमारा एग्रीमेंट बनेगा। ये आइटम आ गया। अब प्लान क्वांटिटी कितनी है वो डाल दीजिए, इसमें 100 है, इसमें 200 है, इसमें 300 है, एंड सो ऑन। जितनी भी आपकी प्लान क्वांटिटी होगा आप इसमें मेंशन कर दीजिए, ताकि ऑन रिकॉर्ड रहे कि इतनी हमारी
कम यानी कि डिमांड थी और वेंडर ने हमें कितनी सप्लाई करी है। तो उसके लिए उस क्वांटिटी को डालना है, उसकी यूनिट प्राइस क्या है वो डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम उसकी प्राइस डाल देंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें तो इसमें आ ही गया। अब आप इसको ऐड कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। ये एग्रीमेंट कब तक वैलिड होगा, 31 मार्च तक। तो इसी तरह से आप कंप्लीट द सेशन आप इसको डाल सकते हैं कि कहाँ तक वैलिड है और उस डॉक्यूमेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, आपका परचेज ब्लैंकेट एग्रीमेंट बन गया। तो एग्रीमेंट का क्या यूज है, एग्रीमेंट का ये यूज है कि किसी भी हमारे वेंडर और सप्लायर के साथ एक म्यूचुअल हमने एग्रीमेंट बना लिया है कि हमें इतनी मटेरियल रिक्वायरमेंट है और वो क्या करेगा, हमें सप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये है आपका परचेज ब्लैंकेट एग्रीमेंट। अब ये जब बन जाएगा तो आप इसी एग्रीमेंट से चाहें, हाँ बताइए। सर तो वो जो ब्लैंकेट एग्रीमेंट है उसमें हम लोग उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं क्या? उसका जो एक बार हमने सप्लायर के साथ में ब्लैंकेट एग्रीमेंट कर लिया तो वही मटेरियल के लिए अगर मेरे को नेक्स्ट उसको आगे बढ़ाना है तो ऐसा हो सकता है उसमें परचेज ब्लैंकेट एग्रीमेंट? क्या मैंने अपडेट करना है एग्रीमेंट को? नहीं नहीं नहीं, मीन्स अभी जैसा ये मैंने एक बार ब्लैंकेट एग्रीमेंट बनाया है इसका, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्ट डेट एंड डेट करके, बट मैंने ये साइन डेट हो गया मेरा। बट अगर मैं इसको मेरे को इसको मैंने आगे 1 ईयर आप तक डुप्लीकेट कंटिन्यू रखना करेंगे, है। आप इसकी डुप्लीकेट करेंगे, सेम इसी को नहीं फर्दर करेंगे। आप डुप्लीकेट करके अगर इसी को रिपीट करना है आपको, आप यहाँ पे हम्म। डुप्लीकेट करेंगे फिर से आप जनरेट कर सकते हैं एग्रीमेंट। नहीं तो ना ही मेरे को उसको उसको फिर से मेरे को अगर कंटिन्यू करना है तो ना ऐसे ना 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 ना, तो अगर इंड डेट ऐसा नहीं आ है। गया तो वो इंड ही होगा। ये ओके 31 ओके मार्च आ ओके। गया तो ये इंड ही होगा। इंडी। यहाँ पे देखिए, ओके। यहाँ पे आप ये सेल्स ऑर्डर नहीं है कि आप परचेज ऑर्डर कि आप इसको चाहे तो अपडेट कर ले, देख रहे हैं ये यहाँ पे हाँ। वेरीफाई हो रहा है। प्लान हम्म। क्वांटिटी यहाँ पे आपको दिखा देगा, यहाँ ओपन क्वांटिटी। जैसे जैसे इस एग्रीमेंट से क्वांटिटी आगे प्रोसीड होता जाएगा, परचेज ऑर्डर बन जाएगा, फिर उसकी जीआरपीओ हो जाएगा, वैसे वैसे क्वांटिटी यहाँ रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, और ओके। जब तक वो टोटल क्वांटिटी नहीं आ जाता इतना, तब तक ये आपका परचेज ब्लैंकेट एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। कब तक रहेगा, 31 तक वैलिड रहेगा। 31 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ठीक है सर, गॉट इट। ये आप ये जो चाहेंगे कि परचेज ऑर्डर की तरह हम इसको एडिट कर ले, फिर से नया क्वांटिटी इसमें डाल के अपडेट कर दे, तो नहीं लेगा ये, क्योंकि फिक्स हो जाए, एग्रीमेंट है ये। ठीक है, ओके ओके। तो आई होप कि आपको एग्रीमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि क्यों एग्रीमेंट यूज करते हैं और इसका क्या यूज है, कैसे बनाते हैं और क्या बेनिफिट है इसका। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो मेरा मेन डॉक्यूमेंट होता है देखा जाए परचेज वाले के, तो वो होता है हमारा परचेज ऑर्डर। ठीक है, तो परचेज ऑर्डर बनाने के लिए अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी जो एग्रीमेंट बनाए थे, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक पार्टिकुलर वेंडर दिया था। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, दो तरीके से चलेंगे। एक तो चलेगा कि आपने कोटेशन मंगाया मल्टीपल वेंडर से और उस कोटेशन को फाइनल करके आपने परचेज ब्लैंकेट एग्रीमेंट बनाया। मतलब आपने 4 वेंडर को कोटेशन मंगाया था, उस चारों वेंडर में से जो बेटर डील हो रहा था उसके नाम पे आपने एग्रीमेंट बना लिया और उस एग्रीमेंट के बेस पे क्या होगा, हमारा परचेज ऑर्डर बनेगा। या फिर आप इंस्टेंट मार्केटिंग कर रहे हैं कि नहीं, अभी मैंने कोटेशन मंगाया, 4 को मंगाया, कंपेयर किया, उसी कोटेशन से हमने बेस्ट डील को सेलेक्ट कर लिया, डायरेक्ट उससे ऑर्डर है, तो वो भी कोशिश कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ द बिजनेस की कैसा है, उसी हिसाब से या तो आप कोटेशन से प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर आप ब्लैंकेट एग्रीमेंट से प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर आप परचेज रिक्वेस्ट से प्रोसीड कर सकते हैं। ये तीनों डॉक्यूमेंट में से किसी भी डॉक्यूमेंट से आप परचेज ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं काम करता हूं, आपको ब्लैंकेट एग्रीमेंट का कंसेप्ट दिखाता हूं कि इससे कैसे। तो इसका जो वेंडर था हमारा, ये था वेंडर, तो इस वेंडर को मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, क्यों कॉपी कर रहा हूं, ताकि हमें ये डेटा मिल जाए कि इसका एग्रीमेंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं परचेज ऑर्डर पे आऊँगा, परचेज ऑर्डर ओपन किया। ठीक है, परचेज ऑर्डर ओपन करने के बाद मैंने इस वेंडर को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए ले लिया। ठीक है, अब यहाँ आइए, कॉपी फ्रॉम
अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ब्लैंकेट एग्रीमेंट, परचेज कोटेशन, परचेज रिक्वेस्ट। तो मैं उठा रहा हूँ ब्लैंकेट एग्रीमेंट से। तो ये ब्लैंकेट एग्रीमेंट मैंने अभी जो बनाया था वो है, ये ब्लैंकेट एग्रीमेंट को मैंने क्या किया, चूज किया। जैसे ही मैं चूज करूँगा, यहाँ पे फिनिश करूँगा, ये देखिए सारे के सारे डेटा यहाँ पे आ गए उठ के, ठीक है। इतनी क्वांटिटी, अब इसकी यूनिट प्राइस क्या है, ये टैक्स कोड क्या है। तो टैक्स कोड हमारा, टैक्स कोड डिटर्मिनेशन नहीं हो रखा है, तो ये टैक्स कोड अपने आप आता, हमें डालने की जरूरत नहीं है। देखिए 1 मिनट में देखता हूँ, टैक्स कोड डिटर्मिनेशन कराया था आप लोगों को क्या सेशन? किया तो था तो। फिर ये आ क्यों नहीं रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। टैक्स कोड तो बना नहीं, डिटर्मिनेशन तो हो रखा है 05। अच्छा ये दिल्ली का, अच्छा दिल्ली के केस में नहीं है ना, यूपी के केस में बना रखा है हमने, इसीलिए नहीं आ रहा ये। अच्छा अब समझा। तो हमें दिल्ली के केस भी बनाने, सारे जो टैक्स को डिटर्मिनेशन करने होंगे, यूपी तो हो ही रखा है, दिल्ली भी करने पड़ेंगे, तब जाके आएगा, इसीलिए नहीं आ रहा। ठीक है, अगर हम आए ले लेते तो अपने आप ये टैक्स कोड आता। चलिए उसको हम देख लेंगे आगे सेशन में, अभी मैनुअल हम कर लेते हैं। यही रीजन है जिसकी वजह से नहीं दिया। मैंने बताया होता आपको कि जितने ब्रांच होंगे उतने आपके टैक्स कोड डिटर्मिनेशन होंगे, सभी ब्रांच के रिस्पेक्ट में। अब रही बात कि यहाँ पे यूनिट प्राइस नहीं उठ के आया ब्लैंकेट एग्रीमेंट से, ठीक है। तो ये यूनिट प्राइस आप उठवा सकते हैं एफएमएस लगा के वहाँ से, ठीक है। तो आपका एग्जिट प्राइस वहाँ से उठा, लेकिन बेस में ये चीज़ें आता नहीं है कि आपका डायरेक्ट जो प्राइस आएगा वो नहीं आ रहा है, क्योंकि परचेज ऑर्डर से ही प्राइस आपका फिक्स होता है। उससे पहले आपका कोई भी प्राइस फिक्स नहीं माना, नहीं कोटेशन का माना जा सकता, नहीं आपका एग्रीमेंट का होता, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे प्राइस नहीं आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि एग्रीमेंट का ही प्राइस आए, तो आप अपना एफएमएस लगवा लीजिएगा। एफएमएस लगाएंगे, सिंगल क्लिक करेंगे तो वो प्राइस अपने आप उठ के आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे मैनुअल प्राइस डाल देता हूँ 200 300। सैप B1 की सबसे अच्छी बात क्या है कि आप जितना चाहे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ओपन है, ठीक है। S/4HANA में इतनी कस्टमाइजेशन नहीं है, क्योंकि S/4HANA ऑलरेडी अवॉर्डेड है नंबर्स ऑफ फीचर्स से, ठीक है। तो उसमें उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन B1 की अच्छाई क्या है कि आप जिस तरह से चाहे उस तरह से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे फेमस लगा के ये उठा लीजिए। उसका टैक्स कोड देखिए, ये हमारा क्या है, दिल्ली का है। पार्टी हमारा क्या है, पार्टी जो है हमारा वो कहाँ का है। अगर आपको चाहे तो वेंडर मास्टर पे जाके देख सकते हैं। अगर आप वेंडर मास्टर पे नहीं जाना चाहते तो लॉजिस्टिक, ये देखिए फरीदाबाद का है, तो ऑब्वियस सी बात है IGST लगेगा। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ये लॉजिस्टिक दिख रहा है, इसमें जब आएंगे तो देखिए ये दिखा रहा है दिल्ली और ये दिखा रहा है फरीदाबाद, ठीक है। तो आप ये इसके बेस पे उठाएंगे, तो यहाँ से मैंने उठा लिया क्या, IGST 18% ले लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा हमारा टैक्स कोड IGST 18%। अगर डिटर्मिनेशन हो रहा होता तो ये लगा, हमें बार बार चूज करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली आइटम के साथ हमारा टैक्स कोड मैप हो गया था। अगर हम आप लोग कल मैं करके दिखाऊंगा, गाजियाबाद ब्रांच के लिए अगर मैं एंट्री करूंगा तो सारे टैक्स कोड अपने आप उठ के आएंगे, क्योंकि गाजियाबाद ब्रांच के लिए हमने टैक्स कोड डिटर्मिनेशन कर रखा, दिल्ली के लिए नहीं किया। ये कर दिया। ये करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, परचेज ऑर्डर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आया, ऐड MV पे किया, कैनॉट ऐड ट्रांजेक्शन नंबरिंग सीरीज। अच्छा वही बात है, दिल्ली ब्रांच का मैंने बनाया नहीं, गाजियाबाद का बनाया, तो इसीलिए वो मना कर रहा है। तो डॉक्यूमेंट नंबरिंग पे आ जाएंगे। परचेज ऑर्डर जो है वो हम क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स पे जाके और हम बनाएंगे दिल्ली ब्रांच के लिए। प्रोडक्शन ऑर्डर है आपका, परचेज ऑर्डर यहाँ, और यहाँ पे हमें दिल्ली ब्रांच के लिए डॉक्यूमेंट सीरीज डिफाइन करने होंगे। तो हम यहाँ पे ये ड्रॉ कर देते हैं, इसको कर देंगे PODM 1, क्योंकि सेम नाम से नहीं लेगा। ये 9999 है तो 1000 से चलाएंगे हम इसको, ठीक है। और ये चला जाएगा 199 तक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे PO, उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे हम 23 24 और यहाँ पे दिल्ली ब्रांच। अपडेट किया, देन अगेन अपडेट करेंगे। तो इस तरह से हमारा अब ये सीरीज बन गया। अब आप देखिए जो हम
परचेज ऑर्डर बना रहे थे, ये बना रहे थे। अब ये अपडेट तो लिया नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें फिर से उतने वर्कआउट करने नहीं पड़ेंगे। 07 वेंडर है, तो हमने कॉपी टेबल किया, देन इसको क्लोज किया और फिर से मैंने परचेज ऑर्डर ओपन कर लिया। अब यहाँ पे वेंडर कौन सा है, 07 था, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट बन रहा था किसके वजह से बन रहा था, ये बन रहा था ब्लैंकेट एग्रीमेंट जो है उसके बेस पे। तो यहाँ पे देखिए बेस डॉक्यूमेंट में क्या है, ब्लैंकेट एग्रीमेंट नंबर 1 से बन रहा है, ठीक है। अब इसमें आप वेयर हाउस मैप कर दीजिए, क्योंकि वेयर हाउस नहीं आया है, तो यहाँ से आएंगे हम WHSE, तो वेयर हाउस देख लीजिए कि सेम ब्रांच का है कि नहीं। तो ये मैंने ये RM वेयर हाउस है, ठीक है, तो ये सही आ रहा है। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ, वेंडर रेफरेंस नंबर कुछ है तो ऐड कर दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए। प्लीज इंटर अ वैलिड HSN इन लाइन 1। अब इसमें HSN कोड मांग रहा है, तो देखिए यहाँ पे HSN कोड नहीं होगा, ये परचेज ऑर्डर बनने ही नहीं देगा। ये देखिए यहाँ पे HSN कोड नहीं पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमें HSN कोड अपडेट करने पड़ेंगे। विदाउट HSN कोड का हमारा आइटम ऐड नहीं होने देगा, ठीक है। इसको अपडेट कीजिए पहले। अब सारे आइटम को हमें अपडेट करना पड़ेगा जिसके जिसके बेस पे HSN कोड नहीं होंगे। यहाँ भी नहीं है, तो इसी वजह से ये सिस्टम क्या करेगा, रोकेगा। सबसे पहले आपको HSN को मैप करना पड़ेगा। तो ये मैंने 2 आइटम लिए, फिर उसके बाद तीसरा आइटम लूँगा, सभी को एक एक करके HSN कोड मैप कर दिए। देखिए कहीं भी HSN कोड नहीं है, तो और ये अपडेट फिर से हमें कॉपी टेबल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ तो स्क्रीन पे ये जा नहीं रहा है। यहाँ पे तो हो रहा है, लेकिन स्क्रीन पे देखेंगे RM075, यहाँ पे HSN कोड ब्लैंक जा रहा है, तो ये ब्लैंक जाने नहीं देगा। सर सबसे अच्छी बात क्या है कि आप अगर चाहेंगे कि भाई लूप रूल के थ्रू चल रहा है, तो लूप रूल नहीं चलेगा, पूरा रूल के अनुसार ही चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। सारे रजिस्ट्रेशन कोड छूटे हुए GST नंबर। चैप्टर ID चलाया तो था, हमें पता नहीं कैसे ही छूट रहा। HSN कोड तो मैप करा था हमने चैप्टर ID चला के। इसमें मैप है, अब देखते हैं हम ऐड करके। देखिए प्लीज इंटर वैलिडेशन इन लाइन 1। लाइन 1 में हमने इंटर नहीं किया है, तो HSN कोड अच्छा हमने अपडेट तो किया, लेकिन यहाँ HSN नहीं आ रहा है ना, तो हमें इसको क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लीजिए टेबल, कॉपी करके और इसको बंद करके फिर से खोल लीजिए। 07 आपका वेंडर है, ठीक है, यहाँ पे नो कर दिए और फिर से आप
07 ले लिया। अब देखिए जैसे ही मैंने HSN कोड अपडेट कर दिया, वहाँ पे HSN के सामने देखिए सारे आइटम के HSN कोड आने लगे। अगर नहीं आएंगे तो ये परचेज ऑर्डर नहीं बनने देंगे, ठीक है, तो वो आने चाहिए। ये देखिए यहाँ पे सारे आइटम के HSN कोड आ गए। अब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा। यहाँ पे वेंडर रेफरेंस डाल ही दिया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे डाल दीजिए जो भी आपको डालना है वेंडर रेफरेंस, वो डाल के, ठीक है, और यहाँ पे आइए, ये आपका बन गया परचेज ऑर्डर। अब इस ऑर्डर के बेस पे आप GRPO बनाएंगे। तो बेस डॉक्यूमेंट आपका यहाँ से किससे बना, ब्लैंकेट एग्रीमेंट से बना। उसी तरह से आप चाहते तो यहाँ जैसे आप कॉपी कर रहे थे, कॉपी फ्रॉम में सिलेक्ट करते तो वो परचेज रिक्वेस्ट भी होता, और उसी में क्या होगा, आपको परचेज रिक्वेस्ट के अलावा आपको कोटेशन भी मिलेगा, ठीक है। तो दोनों में से किसी, तीनों में से किसी से बना सकते हैं। ब्लैंकेट एग्रीमेंट से भी बना सकते हैं, कोटेशन से भी बना सकते हैं, एंड परचेज रिक्वेस्ट से भी बना सकते हैं। अब मैं आपको GRPO पर लेके चलता हूँ, जिसमें कि अकाउंटिंग इम्पैक्ट जाता है। यहाँ पे आया, अब ये देखिए GRPO। अब GRPO क्या होता है वो बताना चाहता हूँ। अच्छा, GRPO कल कराएंगे, क्योंकि GRPO पे डॉक्यूमेंट सीरीज बनाना पड़ेगा। तो GRPO होता क्या है, आपने ऑर्डर बना दिया, ठीक है, आपके पास रिक्वेस्ट आए थे, आपने कोटेशन बनाया, कोटेशन से कंपेयर किया, कंपेयर करने का ब्लैंकेट एग्रीमेंट बनाया, उस ब्लैंकेट एग्रीमेंट से हमारा क्या बन गया, ऑर्डर बन गया। अब ऑर्डर बनेगा तो ये ऑर्डर किसको जाएगा, वेंडर को जाएगा, और इस ऑर्डर के बेस पे क्या होगा, हमें मटेरियल सेंड करेगा वेंडर। जब वेंडर मटेरियल हमें सेंड करेगा तो हमें वेंडर के जो मटेरियल आता है तो हमें एक नोट्स देना पड़ता है, रिसीविंग नोट, कि हाँ जी हमें मटेरियल मिल गया। दैट इज नोन एज GRPO, गुड्स रिसीव परचेज ऑर्डर, ठीक है। परचेज ऑर्डर के बेस पे जो गुड रिसीव हुआ है उसका हमें देना पड़ता है, और यही नोट इंडस्ट्री में MRN के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग क्या होता है, मटेरियल रिसीव नोट्स, ठीक है। तो ये हम लोग GRPO करते हैं। तो GRPO बनाने के लिए हमें डॉक्यूमेंट सीरीज चाहिए, तो डॉक्यूमेंट सीरीज अभी बना नहीं, तो मैं इसको बना देता हूँ। डॉक्यूमेंट नंबरिंग ये है आपका, बस सिंगल मैं GRPO बना के दिखाऊंगा कि उसी परचेज ऑर्डर से कैसे बन रहा है, बस वो देख के फिर इसको सेशन को कंक्लूड करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको दे दिया, और यहाँ पे मैंने दिल्ली ब्रांच को सेलेक्ट किया। ये हो गया, ठीक है। अब आप जैसे GRPO खोलेंगे तो अब ये ओपन हो जाएगा। GRPO ओपन हुआ। अब आप क्या कीजिए, परचेज ऑर्डर पे देखिए कौन सा वेंडर था, उस वेंडर को सेलेक्ट कर लीजिए। तो परचेज ऑर्डर पे जो वेंडर था वो था ये 07। तो इसको मैंने कॉपी किया। इसको कॉपी करने के बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। मतलब इस वेंडर का मटेरियल हमारे पास आ गया है, उसकी मैं रिसीविंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे कॉपी फ्रॉम और परचेज ऑर्डर सेलेक्ट करूँगा। बनाने को आप GRPO कोटेशन से भी बना सकते हैं, एग्रीमेंट से भी बना सकते हैं, अभी डॉक्यूमेंट से बना, लेकिन जनरल जो प्रैक्टिस है वो परचेज ऑर्डर से बनता है। तो हम लोग इसको चूज कर लेंगे, चूज और करने के बाद फिनिश करेंगे। तो जितने भी डेटा हमारे पास होंगे परचेज ऑर्डर पे, वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे उठ के आ गया विद द प्राइस एवरीथिंग, ठीक है। अब इसको जब आप ऐड कर देंगे, इसमें टैक्स कोड नहीं आया तो टैक्स कोड आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो टैक्स कोड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 18%। तो ये हो जाएगा हमारा IGST 18%। मैं इसको मैप कर दिया, ठीक है। इसी तरह से सारे में मैं कर देता हूँ। ये आपका कोड बन गया। अब इसमें से हो सकता है कि 100 क्वांटिटी ना आया हो, इसमें से 10 क्वांटिटी ही आया हो, इसमें से 30 क्वांटिटी आया हो, इसमें से 40 क्वांटिटी आया हो, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी क्वांटिटी मटेरियल स्टोर में आ गए हैं, आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको सब्ट्रैक्ट करके जितना आइटम आया हो उतना ही आपको दिखाना है।
से मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। अब इसको जब मैं ऐड करूंगा तो रिमेनिंग जो क्वांटिटी होंगे वो ऑलरेडी क्या होगा, ओपन रहेगा, वो अब जब तब तक क्लोज नहीं होगा जब तक कि उसका GRPO नहीं बन जाता, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद इसको मैं ऐड एंड व्यू कर देता हूँ, ऐड एंड व्यू, तो हमारा क्या हो जाएगा, GRPO बन जाएगा, यस। अब इस GRPO पे देखेंगे तो देखिए, जैसा कि ये आइटम क्या है आपका बैचेबल आइटम हमने बना रखा है, तो यहाँ पे बैच देने पड़ेंगे, ठीक है। तो बैच मैंने ASD कुछ डिफाइन कर देता हूँ, क्वांटिटी इतने हो, सारे आइटम को हमें देने पड़ेंगे। फर्स्ट लाइन हो गया, सेकेंड लाइन WER, ठीक है, क्वांटिटी दे दिया, यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे सबके बैच, विदाउट बैच के ये जाएंगे नहीं। अगर आइटम आपका बेचेबल है तो, अगर आइटम आपका बेचेबल नहीं है तो आपको बैच की ज़रूरत नहीं है, तब आपका नॉर्मल आइटम क्या हो जाएगा, उसमें चला जाएगा। हो गया। अब सारे अपडेट होने के बाद अब इसकी आप जनरल अकाउंटिंग इम्पैक्ट चेक कीजिए। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है कि जनरल एंट्री का हमारा डॉक्यूमेंट सीरीज नहीं बना हुआ है, तो हमें डॉक्यूमेंट सीरीज बनाने पड़ेंगे जनरल एंट्री का, क्योंकि जहाँ यहाँ से अकाउंटिंग शुरू होता है आपका, किसमें आपका स्टार्ट होता है, परचेज साइकिल में, कहाँ से, जहाँ से GRPO बनता है। तो यहाँ पे हमें सबसे, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे सभी के बैकएंड में क्या होता है, आपका जनरल एंट्री जाता ही जाता है, अकाउंट इम्पैक्ट जाता ही है, तो आपको ये सीरीज आपको बनाने पड़ेंगे। इसमें देखिए गाजियाबाद लोकेशन का तो बना है बट दिल्ली का नहीं बना है, तो मैं यहाँ पे ऐड रो करूँगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ JED, ठीक है। आपका ये क्लोज हो रहा है, लास्ट हो रहा है 1999, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 200, एक और 0, ठीक है। अब यहाँ पे JE, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट कर लूँगा, दिल्ली ब्रांच, ठीक है। अब जी देखिए, गुड्स रिसीव परचेज ऑर्डर पे अब मैं जब जनरल एंट्री ओपन करूँगा तो ओपन हो जाएगा, ये देखिए। अब इस पे अकाउंट इम्पैक्ट क्या जाता है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं। देखिए गुड्स रिसीव नॉट इनवॉइस, ये क्या है, आपका ऑफसेट अकाउंट होता है। गुड रिसीव नॉट इनवॉइस मतलब कि अभी रिसीव हो गया है, इसका इनवॉइस नहीं बना है, ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और स्टॉक ऑफ RM क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो मेन जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ये हो रहा है, स्टॉक ऑफ डेबिट, RM अकाउंट क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि RM मटेरियल आपने रिसीव किया वेंडर से, आपके इन हाउस, आपके वेयर हाउस में क्या हो गया, RM मटेरियल आ गया, तो जब मटेरियल आएगा तो वो डेबिट होगा। तो भाई क्रेडिट कौन होगा, तो ऑफसेट अकाउंट इसको चला रखा है, गुड रिसीव नॉट इनवॉइस, ये क्रेडिट होता है, ठीक है। अब नीचे वाला पार्ट देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड परचेज अकाउंट, ठीक है। अब नीचे क्या है, परचेज अकाउंट। अगर आप परचेज अकाउंट मेंटेन करते हैं तो ये नीचे वाला 2 अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है। इसके इस परचेज अकाउंट के लिए कॉस्ट ऑफ गुड परचेज अकाउंट ऑफसेट अकाउंट है, इस स्टॉक अकाउंट के लिए ये आपका ऑफसेट अकाउंट है। क्योंकि अकाउंटिंग के कंसेप्ट में सिंपल होता है कि जब तक क्रेडिट डेबिट साथ में नहीं होगा तब तक ये ट्रांजेक्शन होता ही नहीं है, ठीक है, करने ही नहीं देगा, बैलेंसिंग ट्रांजेक्शन कहेगा नहीं, आपको ट्रांजेक्शन ही नहीं करने देगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जहाँ पे हमें अकाउंट नहीं है वहाँ पे ऑफसेट अकाउंट मैप करना होता है, जो ये आपका गुड रिसीव नॉट इन बाय ऑफसेट है। स्टॉक ऑफ RM, ये कॉस्ट ऑफ गुड परचेज अकाउंट, ये भी आपका ऑफसेट है। ये कॉस्ट ऑफ गुड परचेज कहाँ चलता है, जब हमारा परचेज अकाउंट होता है। तो ये होता है हमारा जो जनरल एंट्री जाता है किस पे, GRPO पे। इसके रिगार्डिंग किसी को कुछ बात करना, किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज। अमित जी।
रेज हैंड है आपका, बताइए क्या है? नहीं नहीं, वो पहले से ही था, जब से वो पता नहीं क्यों, तो आशीष, अभी वो। आशीष ठाकुर। सर क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। समझ में आ रहा है गुड रिसीप्ट नॉट इनवॉइस का मतलब क्या है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। हाँ, ये ऑफसेट अकाउंट होता है और इसके बेनिफिट भी है। अगर आपका इनवॉइस नहीं होगा तो इस अकाउंट में क्या होगा, जो जीआरपीओ बनाया है वो बैलेंस उसमें स्टैंडिंग रहेगा, तब तक स्टैंडिंग रहेगा जब तक इनवॉइस नहीं बनेगा। जैसे इनवॉइस बनेगा, यहाँ जो आपका अकाउंट क्रेडिट हुआ है यहाँ पे, उतना ही से क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा इनवॉइस में। तो क्रेडिट और डेबिट साथ में हो गया तो सरप्लस ये खत्म हो जाएगा, जीरो बैलेंस हो जाएगा। जब तक इनवॉइस नहीं होगा तभी तक इस अकाउंट में क्या होगा, हमारा बैलेंस दिखाई देगा। तो हमें सेट में क्या होता है कि अगर आप रिक्वायर्ड है कि पेंडिंग एमआरएन का हमें वो दो, रिपोर्ट दो, तो हम इसी से उठाते हैं। गुड रिसीप्ट नॉट इनवॉइस जो है इससे निकल जाता है कि इतना क्वांटिटी, इतने अमाउंट का हमारा अभी जो एमआरएन है, जो सॉरी जो परचेज ऑर्डर आना था, जो अभी जीआरपीओ तो हुआ है बट उसका इनवॉइस नहीं हुआ। एमआरएन तो हो गया है बट अभी उसका बिल पेमेंट नहीं, उसका बिलिंग नहीं बना है। ठीक है, तो ये होता है आपका इसके अकाउंट का बेनिफिट। अब इसको देखिए, रिलेशनशिप मैप देखना है तो सब में सबसे अच्छा चीज़ ये है, इसको देखिए। तो आप जब इस डॉक्यूमेंट को बनाएंगे, इसको मैं पहले ऐड कर देता हूँ, अभी ऐड नहीं हुआ है। इसको जैसे ही ऐड कर देंगे आप, उसके बाद आप इसके रिलेशनशिप मैप देखिए। तो जैसे आप ऐड करेंगे, यहाँ राइट क्लिक कीजिए और ये चेक कीजिए रिलेशनशिप मैप। तो सभी डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से कोरिलेटेड यहाँ पे दिखेंगे कि किस किस से बना है। देखिए परचेज ऑर्डर बना, परचेज ऑर्डर से क्या बनेगा, गुड रिसीप्ट बन गया। अब बोलेंगे परचेज ऑर्डर तो ब्लैंकेट से बना था, ब्लैंकेट से बना था, लेकिन आपको याद होगा मैंने कॉपी टेबल करके फिर से पेस्ट कर दिया था, तो उसकी जो कनेक्टिविटी है वो खत्म हो गया। अगर मैं डायरेक्ट वहाँ से ब्लैंकेट एग्रीमेंट लेता तो यहाँ पे एक ब्लैंकेट एग्रीमेंट का भी इसी तरह का स्क्रीन दिखाता। अब यहाँ पे क्या है कि परचेज ऑर्डर ऑलरेडी अभी ओपन है, अभी क्लोज नहीं हुआ है। देख रहे हैं ये लॉक लगा नहीं है, ये ओपन है। इसका मतलब कि हमने शेड्यूलिंग कर लिया, परचेज ऑर्डर टोटल जितना बना हुआ था उसमें से पार्शियल अमाउंट जो है, पार्शियल क्वांटिटी अभी हमारा जीआरपीओ हुआ है और रिमेनिंग क्या है अभी बचा हुआ है, जिसकी वजह से परचेज ऑर्डर है। जैसे ही टोटल क्वांटिटी हमारा रिसीव हो जाएगा तो परचेज ऑर्डर क्लोज हो जाएगा, फिर आपका जीआरपीओ ओपन हो जाएगा। फिर जीआरपीओ के बेस पे जैसे ही एपी इनवॉइस बन जाएगा तो हमारा जीआरपीओ क्लोज हो जाएगा। जब तक टोटल क्वांटिटी का नहीं हुआ तब तक ओपन रहेगा, तो टोटल क्वांटिटी का बन जाएगा तो वो क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि सभी डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। ठीक है, क्लियर? हेलो हेलो बताइए। सर, एपी इनवॉइस बनने के बाद ही बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस पे इम्पैक्ट आएगा ना? एग्जैक्टली, ये एक्सपेंस का पार्ट है ना आपका। तो जब आप एपी इनवॉइस बनाएंगे, उधर आप एआर इनवॉइस बनाएंगे, तभी तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंस दोनों का सब्ट्रैक्ट करके है। अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट, निगेटिव आ रहा है तो लॉस। ठीक है, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस हाँ। करके तभी हम प्रॉफिट निकालते हैं। अब जो ओके ओके। ओपनिंग बैलेंस जो डलता है, अभी जब हम सेशन स्टार्ट तो ओपनिंग बैलेंस में ओनली बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट मतलब एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी। तो ये तीन पार्ट जाएंगे, उसमें आपका प्रॉफिट, रेवेन्यू और एक्सपेंस वाले वैल्यू नहीं नहीं जाएंगे, जाएंगे। क्योंकि वो क्या होता है उसी पर्टिकुलर सेशन में प्रॉफिट और लॉस पर्टिकुलर निकल के ईयर का रहता है, खत्म हो सही जाता बात है। है। ठीक है, तो कभी भी जब आप ओपनिंग बैलेंस करेंगे तो उसमें आप रेवेन्यू और एक्सपेंस नहीं डालेंगे। हम्म। ठीक है, उस पर्टिकुलर सेशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकल के सरप्लस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, तो इसलिए नहीं डालते। हाँ, इन बिटवीन अगर आप गो लाइव करा रहे हैं, सेशन के बीच में जा रहे हैं, तब आपको प्रॉफिट एंड लॉस उसमें आपको रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों ही डलवाइए, ताकि एंड ऑफ द सेशन आपको टोटल निकल जाए कि हाँ प्रॉफिट हमारा हुआ या लॉस हुआ, और आपको बैलेंस शीट आगे बढ़ के डिपॉजिट करना है। अभी तक हमने जीआरपीओ तक बनाया है, तो जी अभी प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में इसका इम्पैक्ट नहीं नहीं जाएगा। मेरा नहीं, बिल्कुल पूछने का नहीं, मतलब ये बिल्कुल नहीं, है, जब उसमें एपी बनेगा तभी जाएगा इम्पैक्ट। एपी अभी तो आपका सिर्फ जीआरपीओ हुआ, जीआरपीओ ऑफसेट अकाउंट है, वो जब बनेगा तैसे ही खत्म हो जाएगा। परचेज अकाउंट में से आया है तो परचेज अकाउंट का बैलेंस शीट में दिखाएगा। ठीक है, लेकिन आप पूरा साइकिल चलने दीजिए, पूरा परचेज साइकिल चलने दीजिए, मेरा सेल्स साइकिल चलने दीजिए, अकाउंट पेमेंट होगा, उसके बाद आप प्रॉफिट लेस करिए। फिर हम एक प्रॉफिट लॉस का टेम्पलेट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट का बैलेंस शीट में अपने निकालने के लिए जाएंगे, तब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। ठीक है। ओके ओके।
और ये जो ड्यू डेट रहता है सर, ड्यू डेट ये मास्टर में सेट करते हैं या फिर मैनुअली पुट करते हैं? इसमें डालते हैं ना, ऑर्डर पे डालते हैं कि जो आपका ड्यू डेट क्या होगा, तो वहाँ पे हाँ, परचेज ऑर्डर में जो ड्यू डेट है, हाँ ये ड्यू डेट हम कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए मैं 4 तारीख को बिल बना रहा हूँ, मैंने 31 तारीख का ड्यू डेट डाल दिया, तो ये राइट है कि रॉन्ग है? नहीं सुनिए, ड्यू डेट क्या होता है, जब आप परचेज ऑर्डर बनाते हैं तो आप वेंडर को देते हैं कि भाई ये जो मटेरियल मुझे चाहिए, ठीक है, इतनी तारीख तक चाहिए, इसके बाद हमें नहीं, क्योंकि हर इंसान की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वो जो डेट होता है कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट इस तारीख तक पूरी होना चाहिए। जब आप मटेरियल मंगाएंगे तो पर्टिकुलर डेट तो आप देख लेना, उसके बाद देख भाई इस तारीख तक हमें मिल जानी चाहिए, तो दैट इज द ड्यू डेट उस जो और ये जो है ना, ये पोस्टिंग डेट और डेट जिस डेट ये में सिस्टम में एंट्री कर रहा है, दैट इज द पोस्टिंग डेट। डॉक्यूमेंट डेट। डॉक्यूमेंट डेट ये जो वेंडर का जो कोई बिल वगैरह आएगा या उसके साथ मटेरियल के साथ जो मैंने यहाँ रेफरेंस नंबर डाला, उसका डेट जो होगा वो डॉक्यूमेंट डेट। ओके, तो परचेज ऑर्डर बना रहे तो अभी तो नहीं आएगा ना, अभी तो ये तो आपने परचेज ऑर्डर GRPO जाने के बनाया, बाद। ये जीआरपीओ है, परचेज ऑर्डर नहीं, ये जीआरपीओ है ना, इस पे आएगा। हाँ, परचेज ऑर्डर पे जीआरपीओ नहीं आएगा। बराबर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। जीआरपीओ पे जब मटेरियल आएगा तो उसके साथ वेंडर का इनवॉइस आएगा ना साथ में, हाँ हाँ, वो इनवॉइस नंबर हमें यहाँ डालना है और उसका डेट यहाँ डॉक्यूमेंट डेट है, ओके ओके, ठीक है। हाँ चलिए फिर आज का सेशन में यहाँ क्लोज करता हूँ, कल मैं आगे ठीक है। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट।